फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा मन देवर जी से नहीं जेठ जी से लग गया। भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, इच्छा अमन से प्यार करने लग जाती है, लेकिन अपने और मोहित के रिश्ते के बारे में सोच सोच कर वह परेशान हो जाती है। सबकी रजामंदी से अमन और इच्छा की शादी तय हो गई। शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद का निकला। छाया शादी की तैयारी करवाने के लिए मायके आई हुई थी, तो अचानक एक दिन इच्छा को उल्टियां शुरू हो गई। छाया ने इच्छा को हकीम के पास जाने के लिए कहा, लेकिन इच्छा ने मना कर दिया। छाया को इस पर शक हुआ तो वह बोली, शादी को 1 महीना बाकी है, तुझसे और देवर जी से रुका नहीं गया। क्या तू यही सब गुल खिलाने के लिए आई थी मेरी ससुराल में? अब आगे। जेठ जी, क्या बोली तू? छाया चौंकते हुए बोली। इच्छा ने रोते रोते छाया को सारी बात बता दी। छाया को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके देवता समान जेठ जी भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक बार को तो देवर जी पर शक कर सकती थी, लेकिन जेठ जी ऐसा कैसे करेंगे सोचा ना था। वो फिर से इच्छा को डांटते हुए बोली, जेठ जी तो चलो मर्द है, कर सकते हैं, लेकिन तूने क्यों ये सब होने दिया? तूने एक बार भी मना नहीं किया उन्हें। इच्छा दीदी में बहक गई थी। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसी बातें की थी। मुझे उनकी बातें अच्छी लगने लगी थी। इतनी समझ नहीं थी मुझ में कि मैं ये समझ सकूं कि क्या गलत है और क्या सही। छाया, मेरे ये सोचकर ही हाथ पैर फूल रहे हैं कि अब क्या होगा अगर किसी को कानों कान भी खबर हुई तो बापू तो तेरी जान लेंगे ही लेंगे, अपनी भी जान दे देंगे। इच्छा छाया के पैरों में गिर गई। रोते हुए बोली, दीदी मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं अमन जी से दिल से प्रेम करती हूँ। छाया, चल उठ, चिंता ना कर, मैं कुछ करती हूँ। दोनों घर चले गए। अगले दिन छाया ये कहकर हकीम के पास चली गई कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। साथ में इच्छा को भी ले गई। वहाँ उसने हकीम से कहा, उसकी जेठानी पेट से है, लेकिन अभी वो बच्चा नहीं चाहती है। किसी को शक ना हो इसलिए मुझे दवाई लाने के लिए भेजा है। हकीम ने कुछ सवाल किए, फिर कोई दवाई दे दी। दोनों घर आ गए। फिर इच्छा ने चुपके से दवाई खा ली। महीना बीतता जा रहा था, लेकिन दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। ऊपर से इच्छा की तबीयत भी ठीक ना रहती। छाया 2-3 बार हकीम के पास जा चुकी थी और दवा लाकर इच्छा को दे चुकी थी, लेकिन इच्छा के महीने ना आ रहे थे। ऊपर से पेट दर्द और कमजोरी से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसका शरीर भी दुबला पतला होता जा रहा था। घर वालों को लगता शादी होने वाली है, इसलिए दुबली पतली होती जा रही है। इच्छा की हालत देख छाया परेशान हो रही थी। उसने सोचा शहर में जाकर डॉक्टर को दिखाया जाए। उसने अपने जेठ को चिट्ठी लिखी और पूरा हाल बताया। साथ ही ये भी लिखा कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो वो सबको बता देगी। दिन और तारीख तय हुआ। छाया ने कहा, शादी के लिए शहर से साड़ी लाना अच्छा होगा। जेठ जी ने बुलाया है खरीदारी करने के लिए। दोनों शहर पहुंचे तो मोहित बस अड्डे पर उनका इंतजार कर रहा था। इच्छा आज उसे सुंदर नहीं लग रही थी। सांवला रंग जब पीला पड़ चुका था, हरा भरा बदन अब कंकाल बनने की कगार पर था। वो उनको अपने कमरे पर लेकर गया, जहां उसकी मालकिन बैठी हुई थी। मालकिन को देख वो चौंक गया। अरे आप अंदर कैसे? मालकिन, अरे कमरा हमारा है तो चाबी भी हमारे पास ही होगी ना। मालकिन ने उसे गले लगा लिया। तब मालकिन की निगाह इच्छा और छाया पर पड़ी। मालकिन ने मोहित से कहा, वह जनाब, लगता है इच्छा की तरह अब हमसे भी मन भर गया है, जो नई लड़कियां पकड़ लाए हैं। मोहित घबराकर बोला, अरे क्या मजाक कर रही है मालकिन, ये हमारी बहू और उसकी बहन इच्छा है। इच्छा का नाम सुन मालकिन भी घबरा गई और बोली, अरे मजाक कर रहे थे हम तो, अपना कमरा देखने आए थे कि मोहित साफ सफाई रखता है कि नहीं। और ये बोलते वो कमरे से बाहर निकल गई। इच्छा की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी उसने तपस्या दीदी के साथ कितना गलत किया और ऐसे इंसान से रिश्ता बनाया जो कहीं भी मुंह मारता फिरता है। छाया सोच रही थी जिस जेठ जी को वो पूछती थी असल में वो कितना घिनौना है। उसके मन में आया कि ससुराल जाकर सबको बता दे। फिर उसे इच्छा का ख्याल आया कि इच्छा की कितनी बदनामी होगी। बापू तो उसे जान से ही मार डालेंगे। मोहित बोला, कल सुबह ही अस्पताल की कतार में खड़ा होना पड़ेगा। मैं बाहर खाट पर सो जाऊंगा, तुम लोग अंदर ही सो जाओ। दोनों ने पोटली में से खाना निकाला और खाकर सो गई। अगली सुबह तीनों अस्पताल के लिए पहुंचे, जहां मोहित ने बताया कि वो इच्छा का पति है। डॉक्टर के पास पहुंचे तो जांच हुई, पता चला कि बच्चा पेट के अंदर ही मरकर सड़ चुका है। इसकी वजह से शरीर में जहर फैल रहा है। अगर जल्द ही ऑपरेशन ना किया गया तो इच्छा को बचाना मुश्किल है।
ये सुन छाया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे कहाँ हैं उसके पास, और घर में किसी को पता भी नहीं। उसने मोहित से कहा तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और साफ साफ कह दिया कि उसे अगर घर में बताना है तो बता दे, लेकिन वो इतने पैसे ना दे पाएगा। गुस्से से लाल छाया बस पकड़कर अपने मायके पहुंची और बापू को सारी बात बताई। बापू अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। वहीं अम्मा तो ये सुनकर बेहोश ही हो गई। बापू ने कहा, मरती है तो मर जाए, वैसे भी अब हमारे लिए तो मर ही चुकी है, और ना भी मर रही हो तो भगवान करे आज ही मर जाए। छाया की अम्मा को भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई भी मदद नहीं करेगी। वहीं छाया को भी हिदायत दी कि वो अपनी ससुराल चली जाए और उनको बता दे इच्छा को कोई बड़ी बीमारी हो गई थी और वो मर गई। छाया अपने बापू का ये रूप देख सहम गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसके सगे पिता है, जो उनसे इतना प्यार करते थे और आज मरने की बद्दुआ दे रहे हैं। अरे गलती तो जेठ जी की भी थी, लेकिन उन्हें क्यों नहीं कुछ बोल रहे। उसने बापू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुए। अब उसके पास एक ही चारा था कि वो अपने ससुराल में बता दे। वो वहां से तुरंत निकलकर अपनी ससुराल गई और पूरी बात बता दी। उसके ससुराल में तो मानो बवंडर आ गया। ये सुन निर्मला धम से जमीन पर गिर गई। तपस्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अमन जो कि शादी की तैयारियों के लिए छुट्टी लेकर आया था, बिल्कुल सन्न रह गया। चंदन ने छाया का हाथ पकड़ा और कमरे में खींचते हुए लेकर गया। उसने खींचकर एक तमाचा छाया को जड़ दिया और बोला, तुम्हारी बहन कहीं और मुंह मार कर आई है और तुम उसका इल्जाम हमारे बड़कों पर लगा रही हो। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा बोलते हुए? हाथ पैर न कांपे तुम्हारे? छाया की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी, बाकी कोई भरोसा करे ना करे, कम से कम चंदन को तो उस पर भरोसा करना चाहिए था। छाया गुस्से से रोती हुई बोली, मेरी बहन अस्पताल में भर्ती है, उसकी जान बचा लो, बाकी फिर बाद में जो मन करे करना। चंदन ने साफ मना कर दिया कि वो उस कलंकनी की कोई मदद नहीं करेगा। अब छाया उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो अपने कमरे में अकेले बैठे रो रही थी। सोच रही थी कितनी लाचार है वो, अपनी बहन को भी नहीं बचा पा रही। उस बेचारी की अभी उम्र ही क्या है, बेचारी अलहड़ उम्र में बहकावे में आ गई, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ेगी। वो रोए जा रही थी, तभी किसी ने कमरे में दस्तक दी। छाया को लगा चंदन होगा, तो वो अपने आंसू पोंछने लगी, लेकिन जब पीछे मुड़ी तो देखा अमन खड़ा है। अमन, भाभी मुझे नहीं पता आप जो कह रही है सही है या गलत, मैंने तो इच्छा को दिल से चाहा था और अब उसकी ऐसी हालत है तो मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास पैसे हैं और अगर कम पड़े तो मैं अपने दोस्त से ले लूँगा। इच्छा को ऐसा लगा जैसे अमन के रूप में उसके सामने भगवान खड़े हो। वो तुरंत चप्पल पहनकर अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई कि चंदन और निर्मला ने उन दोनों का रास्ता रोक लिया। निर्मला, क्यों रे छोरे, ज्यादा पैसे हैं तो हमें दे दे, काहे उस कलंकनी पर खर्च करने जा रहा है? अब तेरा ब्याह भी उससे ना करने वाली, न जाने कहाँ मुंह काला करा कर आई है और इल्जाम हमारे बड़कों पर लगा दिया। चंदन, सुन ले छाया, अगर आज तू गई तो फिर हमेशा के लिए चली जाना। तपस्या दोनों की बात सुन रही थी। वो बोली, अम्मा मंजली बहू सही कह रही है, आपके बड़े बेटे और इच्छा के बीच संबंध थे, लेकिन ये नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। निर्मला, तू चुप कर, बड़ी आई है बोलने वाली। शादी को इतने साल हो गए, एक बच्चा तक ना दे पाई और चली है पति को ही गलत बताने। और चलो बड़े ने किया तो उस कलंकनी ने मना क्यों नहीं किया? बड़े ने क्या जबरदस्ती की थी? गलती दोनों की थी, लेकिन कोई भी मोहित को गलत मानने के लिए तैयार ना था। अमन सब सुन रहा था। उसने छाया का हाथ पकड़ा और घर के बाहर ले गया। वहां से वो साइकिल से बस अड्डे और फिर शहर के अस्पताल पहुंचे। अमन को देख इच्छा की आंखों में आंसू निकल आए। वो दोनों हाथ जोड़ अमन से माफी मांगने लगी। अमन कुछ ना बोला और डॉक्टर के पास गया। वहां उसने पूरी जानकारी ली और ऑपरेशन करने की अनुमति दी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था ऑपरेशन से जान भी जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अमन ने ऑपरेशन की मंजूरी दी। उधर मोहित के दिमाग में न जाने क्या आया कि वो भी इच्छा का हाल जानने के लिए अस्पताल चला आया। अमन को अस्पताल में देखकर वो चौंक गया। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन, यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपको भाई कहते भी शर्म आ रही है। मोहित, जुबान संभाल कर बात कर, तुझसे बड़ा हूँ मैं। अमन, इसी बात का तो लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो कब का आपको रेप केस में अंदर डलवा दिया होता। एक मासूम को बहला फुसला कर आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मोहित, बहला फुसला कर नहीं की मैंने, और मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। सब कुछ ठीक चल रहा होता। अगर तेरी और उसकी शादी ना पक्की हुई होती तो जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। मैं तो देखने आया था कि वो जिंदा है या मर गई। इच्छा ऑपरेशन थिएटर में थी। डॉक्टरों की टीम उसका ऑपरेशन करने में लगी थी। उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन वो होश में ही नहीं आई और उसकी मौत हो गई। ये खबर सुनते ही अमन की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। छाया सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। उसे लगने लगा उसे झोला छाप डॉक्टर से दवाई ही नहीं लेनी चाहिए थी। इच्छा की जान उसी की वजह से गई है। खुश था तो बस मोहित। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे उसके सिर का कोई बोझ उतर गया हो। मोहित वहां से चला गया। अमन ने शहर में ही इच्छा का दाह संस्कार करा दिया। एक बार तो अमन ने छाया से कहा भी कि शव को अपने घर ले जाए, लेकिन छाया ने मना कर दिया और कहा, घर वालों के लिए तो वो कब की मर गई है, तो घर क्यों लेकर जाए। अमन ने छाया से कहा कि वो उसे चंदन के पास छोड़ देगा और फिर वापस अपने शहर चला जाएगा जहां वो पढ़ाता था। छाया ने मना कर दिया कि वो ससुराल नहीं जाएगी। जब अमन ने उसे मायके छोड़ने की बात की तो उसने कहा उसके लिए उसके माँ बापू भी मर चुके हैं। छाया ने कहा वो उसे उसके हाल पर छोड़ दे। अमन के बहुत आग्रह करने के बाद भी छाया नहीं मानी। मजबूरन अमन उसे छोड़कर चला गया। उधर मोहित अस्पताल से सीधे अपने गांव चला गया था। घर पर सब छाया के बारे में पूछने लगे, क्योंकि उसके पेट में चंदन का बच्चा जो पल रहा था। किसी ने भी इच्छा के मरने का अफसोस न जताया और ना ही मोहित से ये पूछने की हिम्मत की कि छाया जो कह रही थी क्या वो सच था। छाया के बारे में पूछने पर मोहित ने कहा कि वो अमन के साथ है। जब खाने के लाले पड़ेंगे तो खुद ही आ जाएगी। छाया पेट में बच्चा लिए दर दर भटक रही थी। अपने घर वालों से उसका दिल टूट गया था। उसकी उम्र भी तो ज्यादा नहीं थी। 20 साल की छाया ने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते देखा था, जो कि बस एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी। भटकते भटकते छाया का आश्रम में पहुंची, जो कि विधवा महिलाओं के लिए था। गर्भवती छाया को देख आश्रम की महिलाओं ने छाया को अपने साथ रख लिया। यहाँ आकर छाया ने जाना कि पढ़ाई लिखाई नाम की भी कोई चीज होती है, मतलब औरतें भी पढ़ सकती हैं। उसके मन में पढ़ने की इच्छा जागी। वो नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। आश्रम में कम उम्र की और भी औरतें थी जो पढ़ने जाती थी। छाया भी ऐसी हालत में पढ़ने जाने लगी। 9 महीने बाद छाया ने एक बेटी को जन्म दिया। छाया ने उसका नाम इच्छा रखा, क्योंकि इच्छा की वजह से ही उसे जिंदगी जीने की नई राह मिली थी। आश्रम में औरतें उसकी बेटी इच्छा का बहुत ख्याल रखती। इच्छा बड़ी हो रही थी और छाया अपने नर्स की परीक्षा की तैयारियों में थी। नर्स बनने का उसमें एक जुनून सवार था। चूल्हा चौका करने वाली छाया अब पढ़ लिख लेती थी और तो वो आश्रम में बड़ी बूढ़ी अनपढ़ औरतों को भी पढ़ाने लगी। नर्स की परीक्षा हुई और छाया पास हो गई। छाया उसी अस्पताल में नर्स बन गई जहां इच्छा की मौत हुई थी। अब वो लोगों की दिल से सेवा करती। इधर इच्छा भी स्कूल जाने लगी थी। छाया चाहती थी उसकी बेटी पढ़ लिख कर समझदार बने, जिससे कोई भी मोहित उसको बहला फुसला ना पाए। इच्छा बड़ी हो रही थी और पढ़ने में भी तेज थी। इच्छा में छाया को अपनी बहन की छवि दिखती थी। वो बिल्कुल उसकी बहन इच्छा की तरह ही चुलबुली भी थी। आश्रम में उसकी वजह से चहल पहल बनी रहती थी। एक दिन छाया रात की ड्यूटी कर रही थी। अचानक से पुलिस वालों की पूरी फौज आ गई। उनके साथ एक कैदी भी था, जिसने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। डॉक्टर उसे बचाने में जुटे हुए थे। तभी एक नर्स आई और बोली, डॉक्टर बुला रहे हैं आपको। छाया वार्ड में गई तो देखा कैदी को देखकर उसके होश उड़ गए। जेठ जी, जी हाँ, वो मोहित था। मोहित बेहोश था। डॉक्टर इलाज कर रहे थे। छाया मदद के लिए थी। डॉक्टर चले गए। एक बार को छाया के मन में आया कि वो मोहित को जान से मार डाले, लेकिन फिर एक नर्स का फर्ज उसके सामने आ गया। रात में ही मोहित को होश आ गया। सामने छाया को देख वो रोने लगा। बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है, तुम बस मुझे जान से मार डालो। छाया जानना चाहती थी आखिर हुआ क्या है। छाया, जेठ जी आपकी ये हालत हुई कैसे। मोहित रोते हुए, इच्छा के मरने के बाद मैं सीधा घर गया। वहां से जब मैं वापस शहर आने लगा तो तपस्या भी मेरे साथ हो ली। तपस्या को मेरे और मालकिन के बारे में पता चल गया और उसने जाकर मालिक को पूरी बात बता दी। कई दिनों तक मालिक शांत रहे और एक दिन मालकिन की हत्या हो गई। मालिक ने पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया और तोड़ तपस्या ने भी मेरे खिलाफ गवाही दे दी और इस वजह से मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। छाया मन में बहुत खुश हुई, लेकिन चेहरे पर अपनी खुशी जाहिर न होने दी और बोली,
जेठ जी, जब मौत की सजा सुनाई गई तो आपने आत्महत्या क्यों की? मोहित डरते हुए बोला, जब से जेल में हूँ मुझे इच्छा दिखाई देती है और मेरे ऊपर हंसती है और बोलती है मेरे साथ अच्छा हुआ। बहू, वो मुझे रात भर सोने नहीं देती। हर जगह उसकी और बच्चे की आवाज सुनाई देती है। मैं मरना चाहता हूँ। बहू, तुम कुछ भी करके मुझे जान से मार दो, नहीं तो मुझे जहर हिला कर दे दो। छाया मुस्कुराई और बोली, सही कहती है इच्छा, आपकी यही सजा है। आप जिंदा रहें और हर रोज अपनी करतूत के बारे में याद करें। वो रूम से बाहर निकले और पुलिस वालों से कहा, मरीज को होश आ गया है। मोहित रोता चिल्लाता रहा और छाया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। फ्रेंड्स, गलतियां सबसे होती हैं। हमेशा अपने बच्चों से दोस्त के रूप में बात करें, जिससे कि वो आपसे कुछ भी ना छिपाए। किसी भी रिश्तेदारी में अकेले अपनी बच्ची को भेजने से पहले 100 बार सोचें और लड़कियों को अच्छे और बुरे टच के बारे में खुलकर बताएं। और ये भी निगरानी में रखें आपके बच्चों से कौन क्या बात कर रहा है और किस तरह की बातें करता है। फ्रेंड्स, मेरा मन देवर जी से नहीं जेठ जी से लग गया है कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।